वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। मैं मुख्तार सर हिस्ट्री के नए टॉपिक रूलिंग द कंट्री साइड के साथ आपके साथ मुखातिब हूँ। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कंट्री साइड किसको बोलते हैं? यकीनन फोटोग्राफ को देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कंट्री साइड भाई साहब जो है गांव देहात को बोलते हैं। तो इस चैप्टर में गांव देहात और ब्रिटिशर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ भाई कि हिंदुस्तान में वास्को डे गामा के जरिए से सी रूट निकालने के बाद 18th सेंचुरी में पहला इंग्लिश शिप हिंदुस्तान की तरफ आ जाता है। इसके बाद बहुत देर तक ये अपना ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर चलाए रखते हैं और अल्टीमेटली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक डोमिनेंट बिजनेस कंपनी की सूरत में यहाँ पर जम जाती है और अल्टीमेटली पॉलिटिकल मैटर्स में हाथ टांग घुसाने के बाद इनको 1765 में 12 अगस्त 1765 में बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद बंगाल की दीवानी हासिल होती है। और इस वक्त जो एम्पायर था, जो मुगल एम्पायर उस वक्त था शाह आलम सेकंड, वो इनको दीवानी प्रोवाइड करता है। दीवानी क्या थी? बेसिकली इनको बंगाल में रेवेन्यू कलेक्शन की अथॉरिटी दी गई। ठीक है, जिस जगह पे ये एज अ ट्रेडर्स काम करते थे, अब उस जगह के एक छोटे से हिस्से में अब इनको अथॉरिटी मिल गई थी कि अब ये वहाँ पर एज एडमिनिस्ट्रेटर्स बन के, टेरिटरी ऑफ बंगाल के एडमिनिस्ट्रेटर्स बन के वहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी कर सकते थे। आई बात समझ में? अच्छा सर, अब इन्होंने यहाँ पर तो अच्छी तरह से अपना कब्जा जमा ही लिया था। इन्होंने ज़बरदस्त वहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन की और अपना बिजनेस 5 ही साल में इन्होंने डबल कर दिया। मतलब दीवानी मिलने से पहले जो इनका बिजनेस था वो दीवानी मिलने के बाद डबल हो गया भाई साहब। लेकिन इसकी वजह से कमर टूट गई पीजेंट्स की, कमर टूट गई किसानों की बंगाल की, और उसने बर्बाद करके रख दिया उनको। और उसकी वजह से उनका जो मन था कल्टीवेशन के हवाले से वो कम हो गया और इस तरह से प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गई। अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी डिक्लाइन देखने को मिला और जो हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स थे, वहाँ पर आर्टिजनस वगैरह थे, वो भी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको उनके काम के बदले में भाई साहब कोई अच्छा खासा पैसा ब्रिटिशर्स नहीं दे देते। आई बात समझ में? और यही वजह है कि 70s के दौरान बंगाल में ज़बरदस्त एक फैमाइन आ जाता है, कहत साली फैम पर हो जाती है, जिसमें लगभग 10 लाख लोग मर जाते हैं। बाप रे क्या जुल्म था। फोटोग्राफ को दिखाता चलो यहाँ पर किस तरह से आप देख सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो है दीवानी ऑफ बंगाल को लिए हुए देख सकते हैं आपकी किस तरह से एम्परर उनको दीवानी ऑफ बंगाल प्रोवाइड करता है, देता है। ठीक है भाई साहब, ठीक है, ये रॉबर्ट क्लाइव की यहाँ पर फोटोग्राफ भी आप देख सकते हैं। आई बात समझ में? जबरदस्त अमीर बन गया था ये। ओके, इसके बाद वक्त के साथ साथ इन्होंने जो है अपने रेवेन्यूज सिस्टम में, रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम में जो है तब्दीली लाई। परमानेंट सेटलमेंट सबसे पहला इन्होंने एक सिस्टम लाया था रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से 1793 में इसको लाया गया। इसमें क्या किया गया? इन्होंने कहा कि अब क्या पंगा करेंगे हम कि रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने ज़मींदार को चूज़ किया। बंगाल जो इलाका था इनके कब्जे में आ चुका था, इन्होंने ज़मींदारों को चूज़ किया और ज़मींदारों को कहा कि आप हमें एक फिक्स्ड अमाउंट दे दो, परमानेंटली फिक्स्ड अमाउंट दे दो, साल भर के लिए आप एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करते थे और ज़मींदार को फिक्स्ड अमाउंट ब्रिटिशर को देना पड़ता था या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। अब ये ज़मींदार का हेडेक था कि वो किस तरह से कल्टिवेटर से, हाँ, जो खेत में काम करने वाले लोग थे, खेतों को जो टिल करते थे, वो उनसे कैसे कलेक्ट करता रेवेन्यू, वो उस ज़मींदार की का हेडेक हुआ करता था। लेकिन ब्रिटिशर को एक परमानेंट फिक्स्ड अमाउंट मिल जाता था। इस सिस्टम को कहा गया परमानेंट सेटलमेंट। आई बात समझ में? लेकिन इस परमानेंट सेटलमेंट में कुछ प्रॉब्लम थी। अगर कोई ज़मींदार अच्छी तरह से फिक्स्ड अमाउंट नहीं पे कर पाता था ब्रिटिशर को, तो वो अपनी ज़मींदारी से हाथ धो बैठता था। लेकिन वक्त के साथ साथ इस परमानेंट सेटलमेंट ने एक नया ही रूप दे दिया, एक नया ही रूप ले लिया इस परमानेंट सेटलमेंट ने, कि ब्रिटिशर्स को धीरे धीरे करके ये रियलाइज़ होने लगा कि हमें तो ये फिक्स्ड अमाउंट देते हैं, लेकिन उनको उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाता है।
ठीक है। उनको 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 बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है और ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि इस परमानेंट सेटलमेंट की वजह से ये ज़मींदार ज़्यादा पावरफुल बन रहे हैं, इनके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है और हमें फिक्स्ड अमाउंट के चक्कर में या फिक्स्ड अमाउंट की सूरत में बहुत ही कम पैसा मिल रहा है। आई बात समझ में? इस तरह से, लेकिन अगर हम देखें हकीकत में ऐसा नहीं था। बहुत ज़मींदार इससे फ़ायदा उठा भी रहे थे, उनको पैसा भी मिल रहा था, लेकिन जो पीजेंट था, कल्टीवेटर था, वो बेचारा पिस रहा था ज़मींदार के हाथों, और वो इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी अपनी रेंट ही नहीं पे कर पाता था और उस रेंट के फेलियर की शक्ल में उसको मनी लेंडर से कर्जा लेना पड़ता था ताकि वो कल्टीवेशन कर सके और इस ज़मींदार का पैसा भी दे सके और कम से कम अपनी फैमिली को भी बचा सके। लेकिन हमेशा पिसता था कल्टीवेटर भाई साहब। उसके बाद माहलवारी सिस्टम, दूसरा एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स के ज़रिए से। ओके, इसमें क्या किया गया कि ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करके इस माहलवारी सिस्टम में जो विलेज हेडमैन्स हुआ करते थे उनको जो है अथॉरिटी दी गई कि वो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करें। लेकिन माहलवारी सिस्टम के ही दौरान अलग अलग गांवों में जो ज़मीन हुआ करती थी उसको देखा गया वो किस टाइप की लैंड है। ओके, वहाँ पर एस्टिमेट किया गया उस लैंड को और हर किसी विलेज हेडमैन को जो है अथॉरिटी दी गई कि वो रेवेन्यू कलेक्शन करे और ये भी इनसे कहा गया कि पीरियडिकली वक्त के साथ साथ इस रेवेन्यू में इम्प्रूवमेंट भी होगी या इसको आगे जाके इंक्रीज भी किया जाएगा। आई बात समझ में? इसको महालवारी सिस्टम इसलिए कहा जाता था कि उस टाइम पे विलेज को महाल कहा जाता था और इसलिए इस सिस्टम को महालवारी सिस्टम कहा गया और जिसमें विलेज हेडमैन को अथॉरिटी दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से। लेकिन इस सिस्टम में ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेवेन्यू को पीरियडिकली इंक्रीज करने का भी पॉइंट रखा गया। ठीक है सर। इसके बाद एक और रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम लाया गया जिसको कहा जाता है मनरो सिस्टम। थॉमस मनरो वो बंदा था जिसने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया साउथ इंडिया में, क्योंकि अगर हम साउथ इंडिया की बात करते हैं वहां पर कोई ट्रेडिशनल जमींदारी सिस्टम नहीं हुआ करता था। सीधे जो रेवेन्यू है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता था। किससे? जो लैंड कल्टीवेट करते थे, जिनको रॉयट्स कहा जाता था, कल्टीवेटर्स से डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। ये सिस्टम धीरे धीरे करके पूरे साउथ इंडिया में बाद में लागू किया गया। ज़मींदारी, चूंकि वहाँ पर ज़मींदार वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो इस सिस्टम को जो थॉमस मनरो ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन बाद में पूरे साउथ इंडिया में इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पर जिस सिस्टम में डायरेक्टली कल्टीवेटर्स से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। ओके, लेकिन ये बात भी आपको बताता चलूँ कि रेवेन्यू ऑफिसर जो होते थे ये हमेशा इस चीज़ के पीछे लगे रहते थे कि किस तरह से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, और इस चक्कर में हमेशा रॉयट्स या इस रॉयतवरी सिस्टम में हमेशा पिसता कौन था? शाबाश, कल्टीवेटर पिसता था। और बहुत हद तक हमें ये हिस्टोरिकल बुक्स में देखने को मिलता है कि पीजेंट जो है वो अपना जो है जो रेवेन्यू है वो अच्छी तरह से पे ही नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखनी पड़ती थी। आई बात समझ में? अब ये भी अब वक्त आ चुका था कि ब्रिटिशर्स जितने इलाके पे हिंदुस्तान पे कब्जा कर बैठे थे उस इलाके में वो ज़मींदारों की तरफ से कल्टीवेट किए क्रॉप्स के ऊपर अब मुतमईन नहीं थे। अब वो क्रॉप्स कल्टीवेट करवाते थे उनको जिसकी यूरोप में अच्छी खासी मांग हुआ करती थी। अब वक्त के साथ साथ ज़बरदस्ती हिंदुस्तान के अक्सर इलाकों में जूट, टी, शुगर केन, कॉटन, वीट और राइस जैसे क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता था, जबकि बहुत सारे इलाकों में किसान इन क्रॉप्स को उगाना नहीं चाहते थे, वो कोई दूसरी क्रॉप उगाना चाहते थे। इसके अलावा अफीम और इंडिगो जैसे क्रॉप्स भी लेट 18th सेंचुरी में बड़े पैमाने पे ज़बरदस्ती हिंदुस्तान की लैंड्स पे कल्टीवेटर्स के ज़रिए से उगाए जाने लगे। ठीक है सर। चलते चलते एक फोटोग्राफ में आपको यहाँ पर दिखाऊँ, कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम है, जो कोर्ट हाउस था, उसकी एक फ़ोटोग्राफ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था इस टॉपिक का। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।